इत्थं विचार्य बहुधा तदाहं विमदो मुने हरितं सोस्मरं भक्त्या शिवात्मानं स्वदेहदम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जन्म कुंडली के पंचम भाव से संबंधित बहुत ही विस्तृत एक चैप्टर लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें हम पंचम भाव के बारे में लगभग बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जन्म कुंडली का पंचम भाव अपने आप में संपूर्ण होता है, समग्र होता है। जैसे जन्म कुंडली का दशम स्थान केंद्र का सबसे मजबूत स्थान है, वैसे जन्म कुंडली का पंचम स्थान त्रिकोण का मध्य स्थान है। त्रिकोण का मध्य स्थान अर्थात ये दूसरा त्रिकोण है। अगर आप एक चक्र बनाते हैं तो अगर आप एक चक्र बनाएं जन्म कुंडली, तो उस हिसाब से जो पंचम स्थान होता है वो आपकी समग्र क्रिएटिविटी का होता है, संपूर्ण क्रिएटिविटी के अंतर्गत ये भी आ रहा है विचार जो आपके अंदर बन रहे हैं, जिस भी विचार से आप ओतप्रोत हैं, जैसे कविता, लेखन, समाधि से पहले जाने की तैयारी कि मुझे अब ईश्वरत्व के भाव में जाना है। ये अष्टम भाव समाधि का होता है, पंचम भाव समाधि से पहले की तैयारी। तो सामान्य बात है कि कोई भी व्यक्ति समाधि में जाने से पहले तैयारी में होगा। युद्ध पर जाने की तैयारी, समाधि को अगर आप 2 मिनट के लिए युद्ध मान लें या पूर्व के किए गए तैयार पक्ष, जैसे अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव की व्याख्या करते हैं तो ये रात के 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का समय होता है। क्या होता है? अगर आप इसको टाइम में डिवाइड करते हैं तो जन्म कुंडली का पंचम भाव उस समय को कहा जाता है। ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है। तो ये जो कोण है जन्म कुंडली का 5वां भाव, जिसे धर्म त्रिकोण कहा गया है, धर्म त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। धर्म अर्थ काम मोक्ष धर्म त्रिकोण है और ये द्वितीय त्रिकोण माना गया है, मध्य का त्रिकोण है। बहुत ध्यान से समझिएगा, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तो क्या बात कही कि जन्म कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो रात्रि का कौन सा काल होता है? रात्रि के 10 बजे से लेके 12 बजे तक का काल होता है। और ये वो समय होता है जब आप अपनी पत्नी के संग होते हैं। 10 से 12 क्या करते हैं? पुत्र उत्पादन की कल्पना करते हैं या पुत्र उत्पादन के लिए क्रिया में लीन रहते हैं। रति क्रिया का समय होता है। इसी वजह से जन्म कुंडली के पंचम भाव को प्रेम का भी विषय कहा जाता है या प्रेम का भी भाव कहा जाता है। इसे परिणाम का भी विचार इसलिए किया जाता है क्योंकि रति क्रिया के बाद गर्भस्थ शिशु का प्राप्त परिणाम हमें पुत्र या पुत्री के रूप में प्राप्त होता है। इसी वजह से जन्म कुंडली का जो 5वां भाव होता है, यहां से पुत्र और पुत्री अर्थात पहली संतति का विचार किया जाता है। यहां से मैंने क्या बात कही? आपकी समाधि से पहले की तैयारी है और पहली संतति की भी तैयारी है, पहली संतान। दूसरा, ये रात के 10 से 12 बजे का समय है, तो ज्ञानी लोग इस समय पे उपासना भी करते हैं। जो काम से प्रभावित होगा वो 10 से 12 बजे तक अपनी पत्नी के पास काम की तृप्ति करेगा, लेकिन जो धर्म से प्रभावित है, आध्यात्म से प्रभावित है, चिंतन से प्रभावित है, भगवान की भक्ति से प्रभावित है, वो क्या करेगा? तो अष्टांग योग में जाएगा। तो ध्यान, धारणा, समाधि का जो विचार किया जाता है ना, ध्यान का, है ना, इसका विचार जन्म कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। एक पक्ष और भी है, यहां से आपके पूर्व जन्म के संचित पुण्यों का भी विचार किया जाता है। संचित पुण्य है ये, और इतना ही नहीं, यहां से पाप और पुण्य दोनों का विचार किया जाता है। यह भी विचार है, आपने पूर्व में पाप किए हैं या पूर्व में पुण्य किए हैं, ये इसी जन्म कुंडली के
पंचम भाव से ही इसका भी विचार किया जाता है। अब बात आती है कि जन्म कुंडली के पंचम भाव से और क्या क्या विचार किया जाता है। पहले तो यही बात बहुत आवश्यक होगी, किसी भी अवस्था में अगर क्रिएटिव जहां पे भी जुड़ जाए, कलाओं में, बोलने में, लिखने में, कोई भी काम, खेल का ही क्षेत्र हो जाए तो क्रिएटिव क्षेत्र होता है वो, तो किसी भी विषय को सुंदर बनाने का जो विचार किया जाता है, जिस व्यक्ति की कुंडली का पंचम भाव जितना बेहतरीन होगा उसके अंदर कला के गुण उतने ही विद्यमान होंगे मजबूती से। जिस व्यक्ति की कुंडली के पंचम भाव में ज्यादातर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, उस व्यक्ति का मन पूर्व में भी भगवान की भक्ति में लगा था और अभी भी भगवान की भक्ति में लगेगा। इसको पूर्व जन्म का भी विचार किया जाता है, और विचार करें तो ये पिता की संपत्ति का भी इसी भाव से विचार किया जाता है, पिता की मृत्यु का भी इसी से विचार किया जाता है, और आपको मिलने वाला प्रेम भी इसी भाव से विचार किया जाता है। जैसे विवाह होने से पहले किसी का विवाह बार बार टूटता है, कटता है, तो कहां से विचार करेंगे? वो जन्म कुंडली के पंचम भाव से ही उसका विचार होगा। अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव पे शनि राहु बैठे हैं तो उस व्यक्ति का विवाह होने से पहले जरूर एक दो बार कटता है, बात बढ़ने से पहले एक बार जरूर कटेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जन्म कुंडली के पंचम भाव में शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव इस तरीके का परिणाम देता है। इसके बाद अगर आप और भी विचार करते हैं तो इस विषय पे और भी बात होगी, जिसमें से क्या कही बात? संचित पुण्य पूर्व का, पूर्वार्ध नहीं, प्रारब्ध पूर्व का, पूर्व के किए गए कर्म जन्म कुंडली के पंचम भाव से ही विचार किए जाते हैं। अगर इस भाव में शुभ ग्रह का प्रभाव है तो पूर्व कर्म अच्छा था, और अगर अशुभ ग्रह का प्रभाव है तो पूर्व कमजोर था। सीधी बात है, क्योंकि ग्रह क्या है? क्या कहा? यदुपचित मन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम। आपके पूर्व के किए गए शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति और उसके संकेत ग्रह बैठ करके आपकी कुंडली में करते हैं। इस हिसाब से अब आप इसको कैटेगरी में अगर बांट लें तो समझ लें कि जन्म कुंडली के पंचम भाव का स्वामी अगर पंचम में बैठा तो चाहे जो भी ग्रह हो वो कम से कम आपकी कुंडली के लिए ठीक इशारा कर रहा है। अगर वहां पे कोई नीच का ग्रह बैठा तो आपका जो विद्या बल है, ज्ञान बल है, धर्म बल है, इतना ही नहीं, इस भाव से ना तंत्र मंत्र का भी विचार किया जाता है, तंत्र और मंत्र का भी विचार किया जाता है, जप यज्ञ का विचार किया जाता है। भगवान ने क्या कहा? विभूति योग के वर्णन में कहा, मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं। तो जिस व्यक्ति की कुंडली का पंचम भाव बढ़िया रहेगा ना, उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है, तो और वो जप बहुत बढ़िया करेगा। मतलब वो समाधि में जाने से पहले, जैसे कहते हैं ना, मंत्रों का जप बहुत मजबूत है, वो व्यक्ति बहुत मजबूती। आप इसको आप मंत्र से अगर जोड़ रहे हैं तो आप उसको जप से जोड़ो, मंत्र जप। लेकिन अगर आप उसके अपनी पढ़ाई में जोड़ रहे हैं तो व्यक्ति की जो मानसिकता है, जो बुद्धिमत्ता है, जो इंटेलिजेंस है, वो बहुत अच्छी है। इस जन्म कुंडली के पंचम भाव से वाणी के प्रभाव का भी विचार किया जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली का पंचम भाव बलवान होगा उस व्यक्ति के वाणी के प्रभाव बलवान होंगे, क्योंकि जन्म कुंडली का दूसरा भाव वाणी का होता है और किसी भी भाव का चौथा उसका सुख होता है, किसी भी भाव का चौथा उसका सुख होता है। तो द्वितीय भाव वाणी का, तो उसका सुख जन्म कुंडली का पंचम भाव। भाई तीसरा, भाई का साला और उसकी पत्नी, इसी का विचार जन्म कुंडली के पंचम भाव से ही किया जाता है। नौकर चाकर जो आते जाते आपके जीवन में रहते हैं, जैसे कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं, पंडित जी मुझे नौकरों से बड़ा तकलीफ होती है, या मेरे पास नौकर टिकते नहीं है, तो जरूर उस व्यक्ति की कुंडली का पंचम भाव कमजोर होगा, है ना। अगर कोई व्यक्ति ये शिकायत करे कि मेरे पास वर्कर है, मैं कोई कंपनी का मालिक है, और अगर वो ये शिकायत कर रहा है कि मेरे पास नौकर टिकते नहीं है, बार बार भाग जाते हैं, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की कुंडली का पंचम भाव पीड़ित है, परेशान है, खराब है। इस वजह से उसको उसके नौकर चाकर का सुख नहीं मिलता है, वो लगातार आते जाते रहते हैं। कोई व्यक्ति खेल के क्षेत्र के प्रश्न पूछे कि पंडित जी मेरा बच्चा खेल के क्षेत्र में आगे होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए जन्म कुंडली के पंचम भाव का ही विचार किया जाता है। अगर वो जन्म कुंडली का पंचम भाव पीड़ित है, परेशान है, तो व्यक्ति को खेल। एक तो और भी कि यहां जन्म कुंडली के पंचम भाव पे अगर मंगल और बुध
अगर मंगल और बुध का संबंध जन्म कुंडली के पंचम भाव से हो जाए तो व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी हो जाता है। एक बात और है, जन्म कुंडली के पंचम भाव से, जैसे मैंने पूर्व में बात कही थी, संतति का विचार, अर्थात आपके पराक्रम या आपके रति क्रिया का परिणाम आपके पुत्र और पुत्री के रूप में प्राप्त होता है। इसी वजह से जन्म कुंडली का पंचम भाव परिणाम का भी विचार करता है कि जन्म कुंडली के पंचम भाव से परिणाम की चिंता की जाती है। आपने जो किया, अब यहां पे थोड़ी समझने की बात होगी कि अगर कोई पंचम भाव में ग्रह राहु शनि अगर बैठे हैं, ये दो ग्रह विशेषतः शनि, राहु को भी हटा देते हैं, अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव पे शनि बैठेंगे तो ये कहेंगे कि परिणाम की चिंता मत करो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि ये देर से परिणाम देते हैं। इसी तरीके से अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में अकेले गुरु बैठ जाते हो तो ये भी कहते हैं मैं देर से परिणाम दूंगा, थोड़ा इत्मीनान रखो। दोनों ही क्या कह रहे हैं, एक जो है वो इसलिए चिंता मत करो, ये शनि ये कहना चाहते हैं पंचम भाव से जुड़ करके आपको कि आप पराक्रम करिए, पर ये मत सोचिए कि वो मुझे मिलने वाला है। शनि ये कहते हैं, और गुरु क्या कहते हैं, मैं तुम्हें जरूर दूंगा, क्योंकि मैं बड़ा और गंभीर आकार का ग्रह हूं तो मुझे थोड़ा विलंब हो सकता है पहुंचने में। जैसे जो मोटा थुलथुला व्यक्ति होगा जिसका शरीर भारी है वो तो धीरे धीरे ही चलेगा ना, और जो पतला लंबा है वो धीरे धीरे नहीं, वो तो जल्दी पार कर जाएगा। तो शनि जो है वो धीरे धीरे कम तरंग धैर्य वाले ग्रह हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। और गुरु जो है वो विशालकाय ग्रह है, इनकी रोशनी तो अच्छी है, सकारात्मक भी है, लेकिन ये धीरे धीरे इसलिए चलते हैं क्योंकि इनका शरीर भारी है, दीर्घ आकार के विशालकाय विशाल वक्षस्थल के ग्रह हैं, है ना। तो इस वजह से कि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे शनि और गुरु का अगर संबंध होता है तो ये ग्रह आपको पुत्र भी देंगे और आपके परिणाम की जो उपलब्धि होती है, जो परिणाम आपको मिलना चाहिए, वो भी देर से देते हैं। तो ये दो ग्रह, मतलब जन्म कुंडली का पंचम भाव अगर शनि या गुरु से प्रभावित है, या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जन्म कुंडली के पंचम भाव पर मान लीजिए शनि की दृष्टि पड़ गई तीसरी, और यहां से गुरु देख लिए सातवीं, तो क्या होगा, अब जन्म कुंडली के पंचम भाव पे शनि और गुरु दोनों की दृष्टि आ गई तो आपको आपके प्रेम, आपका जो परिणाम है ना, जो भी परिणाम आप चाहे जो जहां पे एनर्जी आप डाल रहे हैं अपनी, वहां से आपको थोड़ा देर से मिलेगा। और सामान्यतः ये सिर्फ पंचम भाव के लिए ही बात नहीं होती, ये तो प्रत्येक भाव के लिए होती है कि किसी पे भी, अगर मैंने इस पे कार्यक्रम भी पूर्व में बनाया है अपने इसी चैनल पे, कि किसी भी भाव से अगर शनि और गुरु का प्रत्यक्ष संबंध हो जाता है, जैसे दशम भाव पे ही किसी भी व्यक्ति की कुंडली के दशम स्थान पे मान लीजिए गुरु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, तो वो भाव अब आपको अल्टीमेट ट्रुथ तो जाएगा, देर से परिणाम मिलेगा, आपको पेशेंस रखना होगा। कारण है क्योंकि ये दीर्घकाय विशालकाय ग्रह है। तो जन्म कुंडली के पंचम भाव से परिणाम का भी विचार किया जाता है, प्रथम संतान का विचार किया जाता है, द्वितीय संतति नहीं, पहली संतति। क्लियर है। तो इतने सारे विचार जन्म कुंडली में किए जाते हैं, क्रिएटिविटी हो जाए, तंत्र मंत्र मैंने कहा, समाधि से पहले जाने का विचार, यात्रा पर निकलने की तैयारी। जिस व्यक्ति की कुंडली का पंचम भाव बलवान होता है उसकी तैयारी बड़ी अच्छी होती है। अब आप इसे परीक्षा की तैयारी कहें या युद्ध पर जाने की तैयारी, युद्ध भी तो परीक्षा ही है। युद्ध क्या है, आप वहां जाकर के तैयारी नहीं करते, आपको पहले से तलवारबाजी आनी चाहिए, तब आप युद्ध की स्थिति में तलवार चलाएंगे, वहां जाकर के सीखेंगे नहीं। तो ये क्या है, पंचम भाव आपकी तैयारी का है। जिस व्यक्ति की कुंडली का पंचम भाव बलवान है उसकी तैयारी पूरी रहती है, उसका बैग पैक है, बस उसे युद्ध में जाने की बात कह दो, वो पूर्णतया तैयार है। आप अपने बच्चे को कितना तैयार कर रहे हैं युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए? उसे बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, उसे तलवारबाजी आनी चाहिए, उसे बंदूक चलाना आना चाहिए, उसे गुरु का ज्ञान आना चाहिए। हमारे पूर्वजों से उसे सीखने के लिए आपने कितना तैयार करके रखा, वो कितना सीख रहा है, वो आधुनिक शिक्षा में ग्रसित है या फिर ब्रॉड माइंडसेट के साथ खेल के भी क्षेत्र में उतना ही आगे है और तलवारबाजी में भी उतना ही आगे है। उसे शूटिंग भी आती है या नहीं, वो भीड़ को देख करके डर रहा है या भीड़ को देख करके मजबूत हो रहा है, उसके अंदर की भुजाएं फड़फड़ा रही हैं लड़ने के लिए, या फिर वो डरपोक बन करके अपने आप को कमरे में बंद कर रहा है, उसकी तैयारी कितनी पूरी है। तो ये कौन बताएगा? जन्म कुंडली का पंचम भाव, है ना, कि आप कितने तैयार हैं, प्रिपरेशन। और बात कि जिस व्यक्ति की कुंडली का पंचम भाव बलवान होता है ना,
अब बलवान में कई बार वो कमजोर भी हो जाते हैं। जैसे जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर बुध अकेले बैठे हों, सिंगल अकेले, तो क्या होगा, व्यक्ति वक्त पर चीजों को भूल जाएगा। क्या करेगा, वक्त पर चीजों को भूल जाएगा। परीक्षा हॉल में बैठा है, भूल जाए, तो पहले से उसकी तैयारी तो अच्छी है, लेकिन अकेले बैठने के कारण क्या हुआ कि उसको कैसे काउंटर करना है, परिस्थिति को कैसे समझना है, लड़ना है, उसके लिए जो उसने प्रिपरेशन किया था वो वक्त पे जब परीक्षा हॉल में बैठा तो भूल गया। मतलब वो डर भी रहा है, क्योंकि बुध वस्तुतः राजकुमार है, राजा नहीं है। समझने की बात है। तो हम अगर हमारी कुंडली के पंचम भाव में बुध बैठ रहे हैं तो हमें तैयारी से पहले डरने की आवश्यकता भी नहीं है, हमें अपने बुद्ध को बलवान करना होगा इस हिसाब से कि परिस्थिति उत्पन्न होने पर हम परिस्थिति से डरे नहीं, अपितु उसका मजबूती से सामना करें। तो अब जिस व्यक्ति की कुंडली में अगर मान लीजिए आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहा है, तो पंचम भाव में अगर बुध अकेले होंगे तो क्या करेंगे, उसको वक्त पे परीक्षा हॉल में जाने से पहले उसका कंसंट्रेशन लूज हो जाए, उसका स्वास्थ्य कमजोर होने लगे, उसको लगे कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, उसे लगेगा मेरी तैयारी पूरी नहीं है, या वक्त पे वो भूल जाए, परीक्षा हॉल में जाने से पहले उसका आत्मविश्वास खो जाए, भुजाएं कांपने लगती है। तो कपकपी दो तरीके की, एक आत्मविश्वास से युक्त होकर के चीर देंगे फाड़ देंगे वाली, और एक नहीं मैं तो डर गया, तो उस तरीके की कपकपी कौन देता है, जन्म कुंडली के पंचम बुध। अब आपको यह समझना होगा कि आपको कौन कौन सी कपकपी पकड़ रही है। आत्मविश्वास से भुजाएं जो फड़क रही थी संभाजी की वो, या फिर डरपोक औरंगजेब की, विचार करिए। तो यहां पे जन्म कुंडली के पंचम भाव से बुध का विचार अगर अकेले होता है तो अब इसीलिए शास्त्रकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर बुध का मतलब किसी भी तरीके से अगर बुध बैठ जाते हो तो आपको फिर बार बार चीजों को एनालाइज करना है, बार बार रिपीटेटिव, बार बार चीजों को पढ़िए और मेमोरी में डालिए, और बार बार चीजें देखने से वो बिल्कुल कंठाग्र हो जाती हैं। जैसे आप गुरु जी के यहाँ पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, बार बार इसको रटो, मंत्र को रट जाओ, एकदम पूरा याद कर जाओ। तो ये कब होगा, बार बार पढ़ने से, निरंतर अभ्यास से। तो जब जन्म कुंडली के पंचम भाव में बुध अकेले बैठे हैं तो क्या करना चाहिए, बार बार अभ्यास करना चाहिए। क्लियर है, गुरु के बारे में बता दिया। अब विचार करिए, तो जन्म कुंडली के पंचम भाव से सीखी हुई बातों को वक्त पे इस्तेमाल करना। जैसे मैंने कहा था पूर्व में युद्ध की तैयारी, और युद्ध के समय आप युद्ध में तैयार हो गए, वहां पे तलवारबाजी आप सीखेंगे नहीं, तो इस हिसाब से वहां पे सबसे अच्छा जो ग्रह होता है वो दो ग्रह वहां बहुत अच्छे माने गए हैं। एक शुक्र, जन्म कुंडली के पंचम भाव में शुक्र जो होते हैं, क्योंकि याद करिए ये 10 से 12 बजे का समय है रात्रि का, तो जन्म कुंडली के रात्रि के 10 बजे और 12 बजे रति क्रिया का सुख हमें भोगना होगा। तो हम शुक्र के बलवान होने की हमें आवश्यकता होगी, क्योंकि शुक्र ही तो व्यक्ति को रति क्रिया का सुख देते हैं या मालिक बनाते हैं। इस वजह से जन्म कुंडली के पंचम भाव से शुक्र का संबंध अगर हो जाता है तो वो नेचुरली कई बार व्यक्ति को वाणी का सुख, ज्ञान का सुख, बल का सुख, ध्यान का सुख, मंत्र जाप, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ज्योतिष, रहस्यमय विज्ञान, पूर्व से प्रभावित विषय और पूर्व जन्म, इन सबको समझने और जानने वाला, एक्सपीरियंस वाला ग्रह बना देते हैं। और ठीक यही शुक्र के साथ यहाँ पे केतु बैठ जाते हैं तो भी ऐसा ही ये भी परिणाम देते हैं कि व्यक्ति को उसका पूर्व का बल है, पूर्व को वो जानता है। कई बार जन्म कुंडली के पंचम भाव में केतु व्यक्ति को पूर्व की बात याद हो जाए, वो एजम्पशन उसका बहुत अच्छा होता है, ये देखो होने वाला है। जैसे कवि क्या करते हैं, भविष्य को देख करके भी कविता लिखते हैं, ये होने वाला है, और पीछे की भी बात लिख देते हैं कि ये हुआ था। और कुछ कवि ऐसे होते हैं जो सिर्फ वर्तमान के परिदृश्य पे फोकस करते हैं, तो कवि के अंतर्गत तो तीनों चीजें आ जाती हैं। कवि तीनों को लिख करके, रश्मि रथी लिखी गई महाभारत काल से प्रभावित होकर के, वर्तमान भी देख करके कवि कविता लिखता है, और भविष्य ऐसा हो जाएगा जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा, ऐसा हो जाएगा। उन्होंने भी अपनी काव्य रचना में बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हैं जहां पे आपको कलयुग में ऐसा होगा, ये प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो एक कवि के अंतर्गत तीनों गुण आ गए, तीनों का ही प्रभाव उन्होंने अपनी कविताओं में, अपने लेखन में रख लिया। तो इस वजह से जन्म कुंडली का पंचम भाव कवित्व के गुणों से व्यक्ति को युक्त करने वाला हो जाता है। कब हो जाता है, जन्म कुंडली का पंचम भाव व्यक्ति को कविता, लेखन, क्रिएटिविटी, वक्त पे कैसे गोल मारना है। फुटबॉल खिलाड़ी, बैडमिंटन प्लेयर, जो भी क्रिकेट खेलता है, बैडमिंटन, जो भी किसी भी तरीके से खेल में है, तो क्या करेगा, उस टाइम पे उसका माइंडसेट कितना बेहतर काम करता है, काउंटर कैसे करता है, सामने गोल को रोकने वाला भी खड़ा है और रेफरी भी है। तो दो तरीके से आपको लड़ना है कि रेफरी का भी ध्यान चौकन्ना खत्म हो जाए, जो वो चौकन्ना है, और आपको अपने सामने आए प्रतिद्वंदी से भी लड़ करके उससे। तो ये सब चीज जो आती है ना युद्ध के समय पे, उस समय की तत्कालिक जो निर्णय लेने की स्थिति होती है वो जन्म कुंडली के पंचम भाव एक्सपीरियंस देते हैं शुक्र और केतु।
कि आपकी कुंडली का पंचम भाव अगर बेहतरीन बैठा हुआ है, वहां पे शुक्र और केतु जैसे ग्रह बैठे हैं, तो आपको पूर्व का याद है, और पूर्व का याद है, इस वजह से आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं और निर्णय लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जो पूर्वाभास होता है कि भविष्य में ये घटना घटित हो सकती है और ये ऐसा हुआ था, तो ये हुआ था और होने वाला है, इनके बीच में जो सेतु का काम हमारा वर्तमान करता है, ये जन्म कुंडली के शुक्र और केतु पंचम भाव में कर देते हैं। तो निश्चित रूप से जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे शुक्र बहुत ही बलवान और मजबूत निर्णय देने में जातक को सहायता कर जाते हैं। तो इस हिसाब से जो मैंने ये बात बताई कि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे ऐसा प्रभाव देखने को मिलता है। कितने मिनट का कार्यक्रम बना? 20 मिनट, बहुत लंबा हो गया। इतनी बात है। मंगल वहां सामान्यतया व्यक्ति को एक तरफा कई बार परिणाम दे जाते हैं। वो व्यक्ति अपने पराक्रम को कभी भी नष्ट होने नहीं देता है। ऐसा राहु और केतु भी यहां आकर के अच्छा परिणाम देते हैं। विशेषतः राहु और केतु दोनों ही यहां पे अच्छे हो जाते हैं। तो निगेटिव कौन कौन से हुए? गुरु और शनि कई बार अकेले अगर दोनों एक साथ बैठे हैं तो बेहतर हो सकते हैं। बुध अकेले बैठेंगे तो भी कई बार व्यक्ति को नेगेटिव देते हैं। सूर्य बैठे हैं तो सामान्यतः बहुत अच्छा परिणाम दे जाते हैं। हाँ, पर संतति के मामले में थोड़ी कमजोरी हो जाती है। वो व्यक्ति स्वयं राजा बनना चाहता है या राजा बने रहना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि उसके सिंहासन पे कोई दूसरा व्यक्ति भी आए। तो इस तरीके के प्रभावों से, पूर्वाग्रहों से सूर्य ग्रसित करते हैं। इतनी सारी बात है। मुझे डर ये भी लगता है कि कार्यक्रम बहुत बड़ा ना हो जाए, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत हो, लेंदी हो जाएगा, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करेंगे। 20 मिनट से बहुत ज़्यादा कार्यक्रम बनाना बहुत बड़ा हो जाएगा। अब कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूँ। क्योंकि कामदेव के द्वारा अपने गणों सहित या अपने जितने भी मारने वाले अस्त्र, जो बोलते हैं ना काम के बाण थे, वो शिव जी पे जितने भी प्रहार किए गए थे ब्रह्मा जी के द्वारा कि जाओ तुम उनको कामासक्त करो, सारे बाण निष्फल हो गए। कामदेव लौट करके वापस उदास होकर के चले जाते हैं, अपने स्थान चले जाते हैं। फिर ब्रह्मदेव को याद आती है कि नहीं मैम, क्योंकि भोलेनाथ ने मेरे पुत्रों के सामने ही मुझे लज्जित किया था, तो मुझे तब तक मेरे कलेजे को ठंडी नहीं मिलेगी जब तक मैं उन्हें कामासक्त ना कर दूं। यही प्रयास वो बार बार कर रहे थे कि भगवान शिव के ऊपर भी काम का प्रभाव आ जाए। ऐसा सोच करके वो भगवान विष्णु, भगवान नारायण को याद करते हैं, स्तुति करते हैं। फिर भगवान नारायण आते हैं और पूछते हैं कि आपने मुझे क्यों याद किया? तो कहते हैं मैं चाहता हूं कि शिव जी के ऊपर, भगवान भोलेनाथ के ऊपर भी काम का प्रभाव हो। तो शिव जी उन्हें कहते हैं कि आपके मन में ऐसी दुर्बुद्धि कैसी जाग रही है? उन्होंने कहा कि इस प्रकार से अनेक विचार जो आपके दिमाग में बन रहे हैं कि भगवान शिव के ऊपर भी काम का प्रभाव हो जाए, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि मैं ऐसा इसलिए चाहता हूं क्योंकि भगवान महादेव ने मुझे मेरे पुत्रों के सामने ही मुझे लज्जित किया था, जब मेरा मन अपनी पुत्री के प्रति कामासक्त हुआ था। मैं उसी चीज का बदला लेना चाहता हूं। अब आगे क्या बात होगी, कल के कार्यक्रम को देखिएगा, तब समझ में आएगा। कार्यक्रम प्रत्येक दिन का देखा करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।